देखो हम लोग परिवहन तंत्र के बारे में पूरे अच्छे से समझ लिए थे और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव सब था या सब्जेक्टिव पूछेगा तो उस क्लास में अगर आया होगा तो देखा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना अगर कोई एब्सेंट था तो, और एक बार मतलब रिपीट कर लेना। कहने का मतलब पूरे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। एक दो बार देख लेना जा करके और उससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो देखो परिवहन तंत्र से रिलेटेड जितना भी पॉइंट सब इंपॉर्टेंट था एग्जाम से रिलेटेड वो सारा हम डिस्कस कर दिए थे पीछे वाले क्लास में। अब जो आगे आज हमको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, उत्सर्जन, जो बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है। और फिर आगे 2 चैप्टर बाकी रह जाएगा तो उसको भी, यानी बायोलॉजी का पूरे खत्म करके फिर दूसरा सब्जेक्ट कोई पकड़ेंगे। और होगा तो आगे से हम लोग मैथ और साइंस दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो 2 क्लास इस पे भी जाएगा, यूट्यूब पे भी जाएगा, 2 क्लास यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो देखो अगला चैप्टर जो है जैव, देखो ये सारा पार्ट जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हो सारा का सारा क्या है, जैव प्रक्रम का ही पार्ट है। उसमें जैव प्रक्रम में अब जो है अगला वो है उत्सर्जन। क्या है, उत्सर्जन। तो देखो जैव प्रक्रम में पोषण हो गया, पाचन की क्रिया ये सारा हो गया, श्वसन की क्रिया हो गया, परिवहन भी हो गया। अब परिवहन के बाद कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है ना, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। यानी अपशिष्ट पदार्थ ही उत्सर्जय पदार्थ कहलाता है, ठीक है। और जिस प्रक्रिया द्वारा वो बाहर निकलता है उस, या जिस तंत्र के द्वारा वो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उत्सर्जन तंत्र। यानी अगर उत्सर्जन तंत्र की हम अगर परिभाषा कहेंगे तो क्या कहेंगे, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बना हुआ है, ठीक है, और वो जो निकलता है जिस अंग के द्वारा या जिस उसमें जो कोई भी अंग भाग लेता है उस सारे अंग को मिलाकर एक तंत्र बन जाता है जिसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो देखो ये अब हमको बारी बारी से समझना है कि जंतुओं में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है और पौधों में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है और कौन कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है। बस यही सब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें से अधिकतर आता है, सब्जेक्टिव तो बहुत कम पूछता है। तो देखो इसमें मनुष्य जंतुओं में उत्सर्जन और पौधों में उत्सर्जन दोनों में हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। पहला जो भाग है वो क्या है, जंतुओं में उत्सर्जन। अब जंतुओं में उत्सर्जन तो सबसे पहले उत्सर्जी अंग को देख लेते हैं कि अंग कौन कौन सा है उसमें, और फिर उत्सर्जी पदार्थ को देख लेंगे। तो देखो जो जंतुओं में उत्सर्जन होता है ना, उसमें अगर एक कोशिकीय जीव की बात करेंगे या सरल बहुकोशिकीय जीवों की बात करेंगे, ठीक है, दोनों में एक ही तरीके से होता है। अब वो होगा उत्सर्जन किससे, शरीर के सतह से। क्यों, क्योंकि उसमें तो एक ही कोशिका होता है, इसलिए इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है उत्सर्जन के लिए। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में क्या है, बहुत सारा कोशिका रहता है, इसलिए उसमें विशेष अंग सब मौजूद रहता है। तो एक कोशिकीय जीव में क्या रहता है, शरीर के सतह से ही उत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाता है, यानी हानिकारक पदार्थ उसके शरीर से सतह से ही क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जो देखो अमीबा जो है ना, अमीबा वो कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया ये सब जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका, वो सब जो बाहर निकलता है वो शरीर के सतह से, वही सतह जो प्लाज्मोलेमा कहलाता है। उस सतह मतलब सतह का जो भाग होता है ना वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा लेमा। याद रखना इसको, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछते कि अमीबा में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होता है वो शरीर के सतह, जिस सतह से होता है उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। तो ये अमीबा और में या एक कोशिकीय जीव में होता है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो हमको थोड़ा अब बहुकोशिकीय जीवों में देखना है, जो जटिल बहुकोशिकीय जीव है। सरल बहुकोशिकीय जीव में तो बस ये नॉर्मल हो जाएगा शरीर के सतह से, लेकिन जितना भी जटिल बहुकोशिकीय जीव है यानी बड़े जीव सब है, उस जीव में जैसे मान लो अगर मनुष्य की बात करेंगे, ठीक है, तो मनुष्य में अगर देखेंगे तो मनुष्य में या जितना भी बड़ा जीव सब है, जितना भी बहुकोशिकीय जीव है, सब में विशेष अंग होता है उत्सर्जन के लिए। जैसे कान, नाक, सभी जगह से, त्वचा से अलग अलग, और मल द्वार भी अलग से निकलता है, मूत्र मार्ग भी उसका अलग होता है। यानी सारा चीजों से क्या होता है, मतलब उत्सर्जन की क्रिया होता है और उत्सर्जित पदार्थ उससे बाहर निकलता है। तो मनुष्य में जो है ना सबसे फेमस अंग है वो है वृक्क, ठीक है। ये वृक्क देखो, वृक्क का काम है मूत्र को बनाना, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वृक्क, और इसका काम क्या है, मूत्र को बनाना। ये विशिष्ट अंग है, जो मनुष्य में है ना वो यही उत्सर्जित पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है, खास करके अधिकतर। और देखो वृक्क में ही उससे अगला भाग जो मूत्राशय है, मूत्राशय क्या करता है, मूत्र को इकट्ठा करके रखता है। जो हम लोग खाली स्थान रहता है उसमें क्या होता है, भर जाता है वो। और फिर ये अगला पार्ट जो है वह मूत्रवाहिनी, जो मूत्र का क्या करता है, वहन करता है, यानी
गमन करता है, वो एक रास्ता होता है निकालने का। अब मूत्र मार्ग, जिसके द्वारा मूत्र क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी मूलतः हम लोग देखें तो मनुष्य में 4 चीज, एक वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग, ये इसका 4 मुख्य अंग है, जिससे क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया होता है। अब थोड़ा देखो हम लोग, ये जो मूत्र है ये बनता कैसे, या इसमें क्या क्या रहता है। कभी कभी अवयव पूछ देते हैं, अवयव मतलब मूत्र में क्या सब रहता है, तो उसमें देखो जल रहता है, यूरिया रहता है, और NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक की मात्रा जिसको बोलते हैं। और जो मूत्र पीला होता है ना, उसमें एक रंजक होता है, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र क्या हो जाता है, पीला रहता है। ठीक है, वो पीला पीला दिखाई देता है। तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जटिल बहुकोशिकीय जीवों में क्या होगा, वृक्क रहता है, मूत्राशय रहता है, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, और ये मूत्र की क्या है, बनावट है। बनावट में याद रखना जल, यूरिया, NaCl, ये सब इसका क्या है, बनावट है। अब देखो थोड़ा ये वृक्क के बारे में जान लेते थोड़ा। देखो ये जो वृक्क होता है ना, मनुष्य में 2 होता है, यानी एक जोड़ी होता है। ये वृक्क मनुष्य में कितना हो गया, 2। इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है ना, वो नेफ्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन का चित्र बहुत बार पूछता है, 2 या 3 मार्क में पूछेगा तो सिर्फ चित्र और उसका नाम पूछेगा। अगर 5 मार्क में पूछेगा तो वृक्क का चित्र बना दो, और वृक्क का नहीं, नेफ्रॉन का चित्र बना दो, और उसके बारे में कुछ कुछ लिख दो। ये 5 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चित्र जो बुक में भी दिया हुआ है, देख लेना उसको, और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा सब कुछ। देखो वृक्क तो 2 होता है उसमें, अब प्रत्येक वृक्क में ना लगभग ये देख रहे हो, इकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन रहता है प्रत्येक वृक्क में। यानी 2 वृक्क है, इसका मतलब लगभग 20 लाख के आसपास क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन, 2 वृक्क में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन रहता है। ध्यान, यही नेफ्रॉन होता है जो क्या करता है, सारा उत्सर्जन की क्रिया, मूत्र बनाना, ये इसी का क्या है, काम है। कभी कभी क्या होता है, ये वृक्क ना खराब हो जाता है। ठीक है, वृक्क जब खराब हो जाता है तो एक प्रक्रिया होता है हीमोडायलिसिस। उसमें हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो काम वृक्क करता है ना, वही काम हीमोडायलिसिस मशीन करता है। यानी ये मूत्र बनाने का काम करता है, उसका उत्सर्जन, उसका जो कुछ भी करता है, सारा काम वो कौन करता है। जब ये खराब हो जाता है वृक्क, तब क्या होता है, डायलिसिस मशीन लगा दिया जाता है उस जीव में, उस मनुष्य में, और वो डायलिसिस मशीन ही वो सारा काम करता है, जो काम ये वृक्क करता है। यानी जितना ये काम करता है, मूत्र मार्ग, मूत्र को अति करना, सारा काम ये डायलिसिस मशीन करता है। यानी ये एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम वृक्क। क्या कहेंगे इसको, कृत्रिम वृक्क कहेंगे। ध्यान रखना, कृत्रिम वृक्क किसको कहेंगे, डायलिसिस मशीन को। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत, पूछ सकता है कि कृत्रिम वृक्क का क्या नाम है, तो बोल देना डायलिसिस मशीन। जो काम वृक्क का है वही काम इस डायलिसिस मशीन का भी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मनुष्य में अगर बात करेंगे या जंतुओं में बात करेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा है, तो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया हो गया, जो बहुत ही हानिकारक होता है, समझ गया। यूरिया हो गया, जो थोड़ा उससे कम हानिकारक होता है। यूरिक अम्ल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यही सब ना उत्सर्जन वाला। ये सब हमारे शरीर में फायदेमंद नहीं है। ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में रहेगा तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। ठीक है, वो बाहर निकल जाता है। और यूरिक अम्ल, यूरिया, ये सब की अधिक मात्रा हो जाएगा तो हमारा मतलब गड़बड़ा जाएगा, शरीर का जो अंग सब है वो प्रभावित हो सकता है इस सब से, क्योंकि सब में अम्ल की मात्रा रहता है। अमोनिया जो वो तो बहुत ही हानिकारक है, विषैला बहुत ज्यादा होता है, जहरीला होता है। तो ये सब इसका क्या है, उत्सर्जी पदार्थ जंतुओं का। ठीक है, अब जो देखो यहां तक पूरे था क्या, जंतुओं के बारे में। अब थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, पौधों के बारे में। देखो ये जो पौधों में उत्सर्जन होता है, सबको पता है कि पौधों में उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता होगा। हम लोग जानते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है कि नहीं, तो गैस जब आया तो जाएगा भी उसी से होकर। यानी पत्तियों एवं छालों से भी क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होता है। और साथ में रंध्र के द्वारा, यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वैसे तो ऑक्सीजन ये तो रिलीज करने का मतलब ऑक्सीजन तो हानिकारक पदार्थ नहीं है, लेकिन रंध्र और वातरंध्र द्वारा आता है ना। रंध्र रहता है कहाँ पर, पत्तियों में, और वातरंध्र रहता है उसके तना वाले भाग में, समझ गया। तो वो उससे भी क्या होता है, और जल का भी निष्कासन होता है उससे।
जब अधिक जल की मात्रा हो जाता है तो पूरा का उपयोग नहीं ना करता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे मनुष्य हो। तो वो क्या होता है, मनुष्य में तो वो शरीर से बाहर से निकलता है पसीना के रूप में, और उसमें डायरेक्ट चला जाता है कहाँ पर, ऊपर चला जाता है, यानी आसमान में चला जाता है, कहने का मतलब। तो देखो इसमें थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ होता है और कौन कौन सा मतलब जगह होता है। तो देखो टैनिन, ये वृक्ष के छाल में रहता है। टैनिन कहाँ रहता है, वृक्ष के छाल में। अब देखो यहाँ पर रेजिन, जो चीर पौधा में रहता है, ठीक है, चीर एक पौधा है उसमें क्या रहता है, रेजिन। गोंद, गोंद जानता होगा जो बबूल के पेड़ में रहता है, ये पुराने जाइलम में रहता है। कहाँ रहता है, पुराने जाइलम में। यानी रेजिन और गोंद ये दोनों कहाँ पाया जाता है, पुराने जाइलम में। जो पौधों में जाइलम होता है ना, जाइलम फ्लोएम पढ़े थे परिवहन में, देख लेना वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चीर में क्या पाया जाता है, रेजिन। बबूल में क्या पाया जाता है, गोंद। और रेजिन और गोंद दोनों कहाँ रहता है, पुराने जाइलम में संचित रहता है, ठीक है। तो ये सब उत्सर्जी पदार्थ सब है, टैनिन, रेजिन, गोंद, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और ये सब जगह है कहाँ रहता है, ये पौधा का नाम है कि किस पौधा में रहता है। एक और चीज देखा होगा, दुधिया और गाढ़ा तरल पदार्थ देखा है, कभी कभी पत्ता तोड़ेगा ना, पीपल के पत्ता, तो देखा उसमें से दूध निकलते रहते हैं, वो भी, हाँ वो भी एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जी ही पदार्थ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेक्स। क्या कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं। जो उजला रहता है, दुधिया रहता है और गाढ़ा रहता है, ठीक है, तो वो लैटेक्स उसको बोलते हैं। वो अक्सर पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में, उस सब के पत्तों का जब तोड़ोगे ना तो वहां पर तुमको ये सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, मृत कोशिकाओं से बना जो उत्तक रहता है, पौधों में जो मरे हुए कोशिकाओं से बना उत्तक रहता है ना, उस उत्तक, वो उत्तक क्या करता है, समय समय पर अपनी उत्सर्जन की प्रक्रिया करता रहता है। जो हमको कैसे पता चलता है, पत्तियों का गिरना, ये भी एक उत्सर्जन की प्रक्रिया ना है। पत्ती यानी खराब हो गया मान लो, तो पत्ती क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अब तो उसका पौधा में कोई काम नहीं है, पत्ती सूख जाता है तो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार से इसमें देखो मृत कोशिकाओं से बना जितना भी मतलब रहता है पेड़ पौधा में उत्तक, वो सारा क्या करते रहते हैं, पत्तियों को गिराने का कार्य करता है। यानी वो मर गया रहता है इसीलिए वो पत्ती नीचे गिर जाती है। कहने का मतलब ये सारा का सारा क्या है, पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया है, और पौधों में कहाँ कहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ रहता है और कौन कौन होता है, इसको ध्यान रखना। देखो तो ध्यान रखना, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ देखो, टैनिन, रेजिन, गोंद, लैटेक्स, और क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों का गिरना, पत्ती भी कह सकते हैं इसमें, ये सारा क्या है इसका उत्सर्जी पदार्थ। अगर रहता कहाँ है तो देखो टैनिन रहता है वृक्ष के छाल में, रेजिन रहता है पुराने जाइलम में, गोंद, ये गोंद और रेजिन दोनों पुराने जाइलम में, लैटेक्स रहता है पत्तियों में, जो जिसको तोड़ने पर पता चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, ये सब सारा रंध्र के द्वारा मतलब वायुमंडल में ये रहता है। पत्ती तो उसके पेड़ पौधा में ही रहता है, जो क्या होता है, नीचे गिरता रहता है। इसको ध्यान है ना, ऑब्जेक्टिव इसमें से ज्यादा पूछेगा, और इसका एक ही एगो चित्र पूछता है, नेफ्रॉन का चित्र, उसको ध्यान रख लेना बस। ये चैप्टर ज्यादा कुछ नहीं है उत्सर्जन में, इससे ज्यादा तुमको पूछेगा भी नहीं। उसको बस एक बार देख लेना, एक बार अपना जो क्वेश्चन आंसर उसको रीडिंग दे देना, बस काफी है ये। देखो पहला चैप्टर खास कर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, एक है छठा चैप्टर और पांचवा चैप्टर, ये चार चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का। तो इस सबको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इस सबको भी ध्यान रखना, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो अब हम लोग अगले क्लास में जान लेंगे जो अगला चैप्टर है। इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव होगा वो दे दिया जाएगा आप लोगों को, इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।